सेकंड के लिए तुम्हारा फोन बार बार रिंग हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, कोई उठाता नहीं है। तुम्हारा दोस्त कल रात तक ठीक था, हंस रहा था, बात कर रहा था और अब गायब। मुंबई की उस रात के बाद नीरज ग्रोवर को किसी ने नहीं देखा, न उसके घर वालों ने, न उसके दोस्तों ने। लिटरली उसका कोई निशान नहीं था। लेकिन पुलिस को कुछ तो मिला, एक जली हुई जगह, कुछ प्लास्टिक बैग्स और वो चीज जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तो बात करते हैं नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। पहले समझते हैं इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स को, क्योंकि जब तक तुम इन्हें नहीं जानोगे तब तक ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। कैरेक्टर 1, नीरज ग्रोवर। एक छोटे से शहर से आया लड़का, उत्तर प्रदेश के किशनी से था। नीरज ने मास कम्युनिकेशन पढ़ी थी और वो मुंबई में टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहता था। 26 साल की उम्र में वो सिनर्जी एड लैब में काम कर रहा था। शाहरुख खान के शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं का क्रिएटिव डायरेक्टर भी था। साथ ही महाभारत के लिए ऑडिशंस भी कंडक्ट कर रहा था। वो सीधा साधा मेहनत करने वाला लड़का था। कैरेक्टर 2, मारिया सुसाईराज। मैसूर की एक कन्नड़ एक्ट्रेस थी, खूबसूरत, एम्बिशियस। वो भी अपना नाम बनाना चाहती थी। रीजनल सिनेमा से निकलकर नेशनल लेवल तक जाना चाहती थी, इसलिए वो मुंबई के चक्कर लगाने लगी थी ऑडिशंस के लिए। मारिया के बारे में एक चीज इम्पोर्टेंट थी कि वो ऑलरेडी एंगेज थी एक नेवल ऑफिसर से, लेकिन मुंबई में उसका एक अलग ही सर्कल ग्रो हो रहा था। कैरेक्टर 3, लेफ्टिनेंट एमिली जेरोम। नेवल ऑफिसर, कोची में पोस्टेड था, मारिया का फियांसे और एक इंसान जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। जेरोम और मारिया का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। फोन पे घंटों बात होती थी और वो मारिया के हर मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम रखता था, स्पेशली एक से, नीरज ग्रोवर से। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। मारिया हाल ही में मुंबई में शिफ्ट हुई थी। मलाड वेस्ट का एक अपार्टमेंट था। अपने दोस्त को कॉल करती है, नीरज को, यार शिफ्टिंग में थोड़ी हेल्प कर दो। दोनों ने मिलकर सामान सेटल किया, बात की, वक्त गुजारा। अब यहाँ से एक चीज समझना जरूरी है, नीरज का मारिया के साथ कैसा रिलेशनशिप था। ये क्लियरली जस्ट फ्रेंड्स वाला नहीं था। पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मारिया ने खुद जेरोम को कभी बताया था कि नीरज का मुझ पर क्रश है, लेकिन मारिया ने ये भी कहा था कि वो उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करती। उस रात जेरोम ने मारिया को कॉल किया। कॉल पे उसने बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज सुनी। मारिया ने बताया नीरज है, शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है। उसने एक चीज क्लियरली कही, उसे रात के लिए रुकने मत देना, लेकिन नीरज वहां रुका। अब जेरोम कोची में था, मुंबई से 1200 किलोमीटर दूर। नॉर्मल इंसान सोचता ठीक है कल बात करता हूँ या गुस्सा हो जाता, लेकिन जेरोम नॉर्मल नहीं था। रात में ही उसने फ्लाइट पकड़ी बिना मारिया को बताए मुंबई के लिए। 7 मई सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। डोरबेल बजती है। मारिया दरवाजा खोलती है। सामने जेरोम खड़ा था। सीधा अंदर आता है, बेडरूम की तरफ जाता है। अंदर नीरज था। अब वहां एग्जैक्टली क्या हुआ ये कोर्ट में भी फुली क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो एस्टेब्लिश था वो ये है कि दोनों में आर्ग्यूमेंट हुए, फिर हाथापाई भी हुई। जेरोम किचन में गया, वहां एक नाइफ था 9 इंच का, उसने उठा लिया और नीरज ग्रोवर को स्टैब कर दिया। नीरज वहीं गिर गया ऑन द स्पॉट और मर गया। अब यहाँ पे स्टोरी एक और डार्क टर्न लेती है, क्योंकि जो अगले कुछ घंटे में हुआ वो मर्डर से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। मारिया ने बाद में पुलिस को बताया कि वो अपने नियर बाय मॉल गई थी और उसने खरीदे पॉली बैग्स, शार्प नाइफ्स, बेडशीट्स, कर्टेन, एयर फ्रेशनर। वापस आई और फिर दोनों ने मिलकर नीरज की लाश को किचन में ले जाकर पीसेस में कट कर दिया। मीडिया ने रिपोर्ट किया 300 पीसेस, लेकिन कोर्ट ने बाद में क्लैरिफाई किया कि एग्जैक्ट नंबर इतना नहीं था। पीसेस को पॉली बैग्स में डाला, एक म्यूजिक एम्पलीफायर बॉक्स में भी कुछ रखा, अपार्टमेंट क्लीन किया, नई बेडशीट्स और नए कर्टेन लगाए, एयर फ्रेशनर स्प्रे किया और फिर एविडेंस डिस्पोज करने का प्लान बनाया। अब यहाँ एक छोटी सी गलती हुई, एक फोन कॉल, और वही गलती इन दोनों को पकड़वाने वाली थी। पर पहले देखते हैं ये दोनों मुंबई से बाहर कैसे निकले और नीरज का क्या हुआ। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। मारिया ने अपने एक दोस्त से कार ली
बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि मारिया और एक और आदमी हेवी बैग्स गाड़ी में रख रहे थे। दोनों मुंबई से निकल गए। रास्ते में पेट्रोल की 2 बॉटल्स खरीदी, एक जंगल में बैग्स पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी और फिर रात तक मुंबई वापस आ गए। नीरज के दोस्तों और फैमिली ने 6 मई की रात से ही उसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। फोन पे फोन, 100 से ज्यादा कॉल्स, नो रिस्पॉन्स। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल हुई। पुलिस ने मारिया से पूछा कि नीरज कहाँ है। मारिया का पहला जवाब, वो आया था हेल्प करने के लिए, रात में किसी पार्टी में जाना था उसे, तो वो चला गया। लेकिन पुलिस के साथ ये स्टोरी फिट नहीं हो रही थी। फॉरेंसिक टीम मारिया के अपार्टमेंट गई और वहाँ ब्लड के ट्रेसेस फ्लोर पर मिलने ही थे, चाहे कितना भी क्लीन कर लो। डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल्स लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड से बात हुई। उसने कंफर्म किया कि उस दिन शाम को मारिया और एक आदमी ने हेवी बैग्स गाड़ी में रखे थे। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने भी कंफर्म किया कि 2 लोग आए थे, पेट्रोल की बॉटल्स खरीदी थी। सब पीसेस फिट हो रहे थे, लेकिन प्रूफ चाहिए था। और फिर वो फोन कॉल आई। मर्डर के एक दिन बाद मारिया के जीन्स के पॉकेट में नीरज का फोन था। नीरज के एक दोस्त ने कॉल किया। मारिया ने घबराहट में फोन निकाला और गलती से कॉल रिसीव हो गया। उसने बोला नीरज बाहर गया है सिगरेट पीने। कॉल डिस्कनेक्ट। वो एक सेंटेंस, वो एक गलती इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। पुलिस अब मारिया के पीछे थी। सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए। नीरज के फोन के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 8 मई के बाद भी फोन एक्टिव था। मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, कोई रिसीव भी कर रहा था, कोई जवाब दे रहा था। और फिर वो एक्सीडेंटल कॉल की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की और वो एग्जैक्टली वहां की आ रही थी जहां बॉडी डिस्पोज की गई थी। झूठ पकड़ा गया। मारिया और जेरोम के 8 से 20 मई के बीच 1000 से ज्यादा कॉल्स थी। नॉर्मल कपल की बात नहीं थी ये कोऑर्डिनेट करना था, एविडेंस मैच करना था, स्टोरी सेट करनी थी। पुलिस ने मारिया को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। मारिया काफी देर तक स्टोरी बदल बदल कर बोलने लगी, लेकिन एक पॉइंट आया जब सब एविडेंस सामने रखे गए और उसने कन्फेस कर लिया। जेरोम को अरेस्ट किया गया। जंगल में पुलिस गई और वहां डीकम्पोज बॉडी पार्ट्स मिले। डीएनए मैच हुआ और नीरज ग्रोवर की लाश कंफर्म हुई। मुंबई सेशंस कोर्ट में केस ट्रायल पे चला। जुलाई 2011 को जज ने वर्डिक्ट सुनाया। जेरोम को 10 साल की जेल मिली। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 साल अलग मिला। मारिया को मर्डर में अक्विट कर दिया गया, लेकिन एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए सेक्शन 204 आईपीसी में 3 साल की सजा दी गई। ये केस एक एग्जाम्पल है कि जेलसी, पोजेशन और अनकंट्रोल्ड रेज कहाँ ले जाता है। एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, एक फैमिली बर्बाद हो गई। इस केस ने इंडिया के मीडिया और लीगल सिस्टम दोनों में बड़े सवाल उठाए। क्या सेंटेंस इनफ था? और क्या एक एक्ट्रेस जो मर्डर सीन में थी, जिसने बॉडी डिस्पोज की, जो कवर अप में इन्वॉल्व थी, उसको सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए ही दोषी मानना फेयर था? अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार और ऐसे ही एक केस के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो।